हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। बच्चों, आज हम जानेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के लेसन नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में मानव के प्रकृतिकरण के बारे में। मानव का प्रकृतिकरण, जिसका दूसरा नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो बच्चों, मानव के प्रकृतिकरण को हम एक केस स्टडी के द्वारा जानेंगे। केस स्टडी जिसका मुख्य पात्र है बेंदा। बेंदा किस प्रकार से प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है, आइए जानते हैं उसकी केस स्टडी के द्वारा। कि बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बेंदा कहाँ निवास करता है। तो बेंदा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में निवास करता है। और बच्चों, वहाँ पर उसके गांव में केवल 3 ही झोपड़ियाँ हैं जिसके अंदर कुछ लोग निवास करते हैं। और ये तीनों झोपड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जंगल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ हम अक्सर गाँव में देखते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत कम दिखाई देती है। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह कौन? बेंदा पेंडा का सर्वेक्षण करता है। पेंडा जिसको हम कहते हैं वन का सर्वेक्षण करता है, यानी चारों तरफ निहारता है। और चारों तरफ निहारता है तो उसको क्या दिखाई देता है? वह स्थान दिखाई देता है जहाँ पर उसका कबीला, उसके लोग कृषि करते हैं। लेकिन कृषि आधुनिक रूप से नहीं करते, बल्कि कृषि का आदिम रूप यानी पुराना तरीका वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि के लिए बेंदा और उसके मित्र वनों के छोटे टुकड़ों की जुताई करते हैं। और जुताई करने के लिए पहले वो जंगलों को काटते हैं, काटकर उनको जलाते हैं और उसके राख का उपयोग वहाँ की मिट्टी को, मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए करते हैं। और इस प्रकार की कृषि को बच्चों कर्तन और दहन कृषि या बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में इसका नाम स्थानांतरी कृषि है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ के वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न होता है। जहाँ बेंदा जिन जंगलों में रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा महुआ के वृक्ष हैं जिनके ऊपर फूल खिले हुए हैं, और उनको देखकर बेंदा बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे हम किसी भी पर्यटन स्थल पर जाकर खुश हो जाते हैं, तो एक तरह से बेंदा के लिए यही उसका पर्यटन स्थल है। बेंदा महुआ के साथ साथ प्लास और साल के वृक्षों को भी देखता है। महुआ, प्लास और साल के वृक्षों में वह बचपन से रहता आया है। इन वृक्षों ने उसे बचपन से ही आश्रय प्रदान किया है, और वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। बेंदा वहाँ पर जंगलों में रहकर भी अपने आप को बहुत ही खुश रखता है। विसर्पी गति से, विसर्पी गति यानी सांप की तरह तेज गति से पेंडा आपको बताया था भी, वन को पेंडा कहते हैं। तो वनों को पार करके नदी तक पहुँचता है। जैसे ही चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, यानी पानी पीने के लिए वह झुकता है, तो उसे याद आता है कि वन की आत्मा लोई लुगी वो मानते हैं कि पूरे जंगल की, वन की एक आत्मा होती है जो वन की प्रत्येक चीज़ को प्रयोग करने की स्वीकृति देती है। अब यहाँ बेंदा क्या करता है? जल पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। तो उसको लगता है कि प्यास बुझाने के लिए स्वीकृति उसको किसने दी है? वन की आत्मा लोई लुगी ने उसको स्वीकृति दी है। तो उसका धन्यवाद करना तो बनता ही है। तो उसको याद आता है कि मुझे लोई लुगी का धन्यवाद करना चाहिए। फिर अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ता हुआ बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूलों को चबाता है। यानी कि उसे भूख लगती है, तो वहीं वनों से ही पत्तों और कंदमूलों को चबाकर वह अपनी भूख को भी शांत करता है। अब ये सभी लड़के यानी बेंदा और उसके मित्र वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य आज का क्या है कि कुछ औषधियाँ लेनी है, यानी गजहरा और कुचला ये दोनों ही विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। उनका संग्रह ये लोग करते हैं, मुख्य रूप से इनकी आजीविका का यही साधन है। और इनका प्रयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। अब बेंदा आशा करता है
कि वन की आत्माएं उस पर दया करेंगी और उसे स्वयं ही उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी जहाँ पर ये गजहरा और कुचला पाए जाते हैं। बेंदा इनका क्या प्रयोग करने वाला है? तो आगामी पूर्णिमा को, आने वाली पूर्णिमा को मधाई यानी कि एक जनजातीय मेला वहाँ आसपास लगता है। तो बेंदा और उसके मित्र गजहरा और कुचला को लेकर वहाँ मधाई यानी जनजातीय मेले में जाएंगे और वहाँ पर वस्तु विनिमय करेंगे। वस्तु विनिमय होता है एक वस्तु देकर वहाँ से दूसरी वस्तु खरीदना। तो बच्चों, बेंदा गजहरा और कुचला को बेचकर अपने दैनिक जीवन की अन्य वस्तुएं मेले से खरीदना चाहते हैं। फिर बेंदा अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयास करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनको पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। यानी कि बेंदा और उसके मित्र आज पहली बार वन में आए हैं इन औषधियों का संग्रह करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए। इससे पहले ये कार्य कौन करता था? बेंदा के बुजुर्ग लोग करते थे, उसके बड़े जो उनके घर में व्यक्ति हैं वो करते थे। और उन्होंने आज बेंदा को समझाया भी था कि ये जड़ी बूटियाँ उसको किस स्थान पर मिलेंगी, लेकिन बेंदा ने उन बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और अब वह चाहता है कि काश उसने इसे ध्यानपूर्वक सुना होता, जिससे कि वह तुरंत उन जड़ी बूटियों तक पहुंच जाता। तभी क्या होता है कि अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट पैदा होती है और बेंदा और उसके मित्र जान जाते हैं कि ये कौन है? बाहर के लोग हैं, यानी जंगल में जो निवास करते हैं उसके कबीले वाले वो लोग नहीं हैं, बल्कि बाहर के लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। स्पष्ट है कि बेंदा और उसके मित्र इन बाहरी लोगों से खतरा महसूस कर रहे हैं। एक ही प्रवाही गति से, यानी बहुत तेज गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देते, भागकर वनों के अंदर छुप जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने इस केस स्टडी के द्वारा, बेंदा की केस स्टडी के द्वारा जाना कि मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में प्रत्येक मनुष्य बेंदा की तरह जंगलों में निवास करता था और प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर करता था। यानी मनुष्य का जीवन किस पर निर्भर करता था? प्रकृति पर निर्भर करता था और इसी को कहते हैं बच्चों मानव का प्रकृतिकरण। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे प्रकृति का मानवीकरण के किस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। इस विचारधारा को संभववाद कहेंगे। तो बच्चों, प्रकृति के मानवीकरण या संभववाद को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस को।